सर्द मौसम था, हड्डियों को कंपकंपा देने वाली ठंड। श्रीनिवास ने सोचा क्यों न कल मसूरी घूमा जाए। अगले दिन वह मसूरी के माल रोड पर खड़ा था। एक टैक्सी वाला आया, बोला, साहब कहाँ जाना है? अरे भाई, मसूरी घूमना था। कोई दिक्कत नहीं साहब, अपनी टैक्सी है ना, हम आपको घुमाने ले चलते हैं। लेकिन आपको एक मैडम के साथ टैक्सी शेयर करनी होगी, वे भी मसूरी घूमना चाहती है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? ड्राइवर बोला। चलो, कहाँ है? टैक्सी ड्राइवर ने दूर खड़ी टैक्सी के पास खड़ी लड़की की ओर इशारा किया। श्रीनिवास ड्राइवर के साथ चल पड़ा। हेलो, मैं श्रीनिवास। दिल्ली से। हेलो, मैं मनामी। लखनऊ से। मैडम, आज मसूरी में हम दो अनजानों को टैक्सी शेयर करना है। आप कंफर्टेबल तो रहेंगी ना? ओहो, थोड़ा अनकंफर्टेबल लग तो रहा है, पर इट्स ओके। इतने छोटे से परिचय के साथ गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर ने बताया, सर, मसूरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर टिहरी जाने वाली रोड पर शांत और खूबसूरत जगह धनौल्टी है। आज सुबह से ही वहां बर्फबारी हो रही है। क्या आप लोग वहां जाकर बर्फ का मजा लेना चाहेंगे? मैंने एक प्रश्नवाचक निगाह मनामी पर डाली तो उसकी भी निगाह मेरी तरफ ही थी। दोनों की मौन स्वीकृति से ही मैंने ड्राइवर को धनौल्टी चलने को हाँ कह दिया। गूगल से ही थोड़ा बहुत मसूरी और धनौल्टी के बारे में जाना था। आज प्रत्यक्ष रूप से देखने का पहली बार मौका मिला है। मन बहुत ही कुतूहल से भरा था। खूबसूरत कटावदार पहाड़ी रास्ते पर हमारी टैक्सी दौड़ रही थी। एक एक पहाड़ की चढ़ाई वाला रास्ता बहुत ही रोमांचकारी लग रहा था। मनामी की गहरी बड़ी बड़ी आंखें उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। न चाहते हुए भी मेरी नजरें बार बार उसकी तरफ उठ जाती। मैं और मनामी बीच बीच में थोड़ा बातें करते हुए मसूरी के अनुपम सौंदर्य को निहार रहे थे। हमारी गाड़ी कब एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर पहुंच गई पता ही नहीं चल रहा था। कभी कभी जब गाड़ी को हल्का सा ब्रेक लगता और हम लोगों की नजरें खिड़की से नीचे जाती तो गहरी खाई देखकर दोनों की सांसें थम जाती। लगता कि जरा सी चूक हुई तो बस काम तमाम हो जाएगा। जिंदगी में आदमी भले कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, पर नीचे देखकर गिरने का जो डर होता है, उसका पहली बार एहसास हो रहा था। सर जी, यहां थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकता हूं। यहां से चारों तरफ का काफी सुंदर दृश्य दिखता है। गाड़ी से बाहर निकलते ही हाड़ कंपा देने वाली ठंड का एहसास हुआ। चारों तरफ से धुएं जैसे उड़ते हुए कोहरे को देखने से लग रहा था मानो हम बादलों के बीच खड़े हो कर आंख में चौली खेल रहे हों। दूरबीन से चारों तरफ नजर दौड़ाई तो सोचने लगे, कहां थे हम और कहां पहुंच गए। हाथ में गरम दस्ताने पहनने के बावजूद चाय के प्याले की थोड़ी सी गर्माहट भी काफी सुकून दे रही थी। मसूरी के अप्रतिम सौंदर्य को अपने अपने कैमरों में कैद करते हुए जैसे ही हमारी गाड़ी धनौल्टी के नजदीक पहुंचने लगी, वैसे ही हमारी बर्फबारी देखने की व्याकुलता बढ़ने लगी। चारों तरफ देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखने लगे थे जो बर्फ से आच्छादित थे। पहाड़ों पर ऐसा लगता था जैसे किसी ने सफेद चादर ओढ़ा दी हो। पहाड़ एकदम सफेद लग रहे थे। पहाड़ों की ढलान पर काफी फिसलन होने लगी थी। बर्फ गिरने की वजह से कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही देर में ऐसा लगने लगा मानो सारे पहाड़ों को प्रकृति ने सफेद रंग से रंग दिया हो। देवदार के वृक्षों के ऊपर बर्फ जमी पड़ी थी जो मोतियों की तरह अप्रतिम आभा बिखेर रही थी। गाड़ी से नीचे उतरकर मैं और मनामी भी गिरती हुई बर्फ का भरपूर आनंद ले रहे थे। आसपास अन्य पर्यटकों को भी बर्फ में खेलते कूदते देख बड़ा मजा आ रहा था। सर, आज यहां से वापस लौटना नामुमकिन होगा। आप लोगों को यहीं किसी गेस्ट हाउस में रुकना पड़ेगा। टैक्सी ड्राइवर ने हमें सलाह दी।
चलो यह भी अच्छा है, यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को और अच्छी तरह से एंजॉय करेंगे, ऐसा सोच कर मैं और मनामी गेस्ट हाउस में रूम बुक करने चल दिए। सर गेस्ट हाउस में इस वक्त एक ही कमरा खाली है। अचानक बर्फबारी हो जाने से यात्रियों की संख्या बढ़ गई है, आप दोनों को एक ही रूम शेयर करना पड़ेगा। ड्राइवर ने कहा, क्या रूम शेयर? दोनों की निगाहें प्रश्नभरी होकर एक दूसरे पर टिक गई। कोई और रास्ता न होने से फिर मौन स्वीकृति के साथ अपना सामान गेस्ट हाउस के उस रूम में रखने के लिए कह दिया। गेस्ट हाउस का वह कमरा अच्छा खासा बड़ा था, डबल बेड लगा हुआ था। अपने अपने बेड पर बैठे थे। नींद न मेरी आंखों में थी न मनामी की आंखों में। मनामी से अभी तक मेरी बात करने की हिम्मत बढ़ गई थी, अब रहा नहीं जा रहा था। मैं बोल पड़ा, तुम यहां मसूरी क्या करने आई हो? मनामी भी शायद अब तक मुझसे सहज हो गई थी। बोली, मैं दिल्ली में रहती हूं। अच्छा, दिल्ली में कहां? सरोजनी नगर। अरे व्हाट ए कोइंसिडेंट, मैं आईएनए में रहता हूं। शायद वक्त ने हमें मिलाया, इसलिए हो कि मैं तुम्हारे काम आ सकूं। श्रीनिवास का मन हुआ कि ठंड से कंपाते हुए मनामी के हाथों को अपने हाथों में ले ले, लेकिन मनामी कुछ गलत न समझ ले, यह सोचकर रुक गया। फिर कुछ सोचता हुआ कमरे से बाहर चला गया। सर्दभरी रात, बाहर गेस्ट हाउस की छत पर गिरते बर्फ से टपकते पानी की आवाज अभी भी आ रही है। मनामी ठंड से सिहर रही थी कि तभी कॉफी का मग बढ़ाते हुए श्रीनिवास ने कहा, यह लीजिए, थोड़ी गरम व कड़क कॉफी। तभी दोनों के हाथों का पहला हल्का सा स्पर्श हुआ तो पूरा शरीर सिहर उठा। एक बार फिर दोनों की नजरें टकरा गईं। पूरे सफर के बाद अभी पहली बार पूरी तरह से मनामी की तरफ देखा तो देखता ही रह गया। कब मैंने मनामी के होंठों पर चुंबन रख दिया पता ही नहीं चला। फिर मौन स्वीकृति से थोड़ी देर में ही दोनों एक दूसरे की आगोश में समा गए। सांसों की गर्माहट से, बाहर की ठंड से राहत महसूस होने लगी। इस बीच मैं और मनामी एक दूसरे को पूरी तरह कब समर्पित हो गए, पता ही नहीं चला। शरीर की कंपकपाहट अब कम हो चुकी थी। मनामी की पिच वैसी थी कि गर्माहट होने लगी थी। दोनों के शरीर थक चुके थे पर गर्माहट बरकरार थी। रात कब गुजर गई पता ही नहीं चला। सुबह सुबह जब बाहर पेड़ों पत्तों पर जमी बर्फ छन छन कर गिरने लगी तो ऐसा लगा मानो पूरे जंगल में किसी ने तराना छेड़ दिया हो। इसी तराने की हल्की आवाज से दोनों जागे तो मन में एक अतिरिक्त आनंद और शरीर में नई ऊर्जा आ चुकी थी। मन में न कोई अपराध बोध, न कुछ जानने की चाह, बस एक मौन के साथ फिर मैं और मनामी साथ साथ चल दिए। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों तक मेरे स्टोरी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए ताकि आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय भारत।